Friends, welcome to Affairs Cloud Learn to Lead. This is आशीष बांसल एंड हम आज करेंगे 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर। आप यहाँ पे देख सकते हो 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप हमारे पीडीएफ सब्सक्राइबर बनना चाहते हो, मतलब हमारी पीडीएफ्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो जो कि डेली करंट अफेयर्स के बेस पे होती हैं और साथ में वीकली भी आपको मिलेंगे और वीकली टेस्ट भी होगा, और ये करंट अफेयर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। जैसे हमारी वीडियो आपको मिलती है, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स, वहाँ पे आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे और आप वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल रेट पे है और 1 साल की इसको वैलिडिटी के तौर पे हम जो है वो दे रहे हैं आपको। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप ये कोड यूज़ करते हो ASH10 के नाम से, मतलब ASH10 अगर करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट जो है वो वहाँ से मिलेगा। तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, इससे अच्छा जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता और बहुत ही मिनिमल रेट पे आपने सिर्फ हमारी साइट को विजिट करना है और उस पर देखना है। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर और पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु ई लॉन्च द नेशनल GIS इनेबल लैंड बैंक सिस्टम फॉर 6 स्टेट्स। ये सिस्टम क्या है बेसिकली, पहले इसको समझो कि जोग्राफिकली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ये ई टर्मिनल जो पोर्टल सरकार लॉन्च कर रही है, इसके अंदर जो है वो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे लगे होंगे। लाइक अगर मैं कहूँ कि कौन सा इंडस्ट्रियल यूनिट कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा टेक्सटाइल यूनिट कहाँ से लगा हुआ है, सरकार ने किसको जो है वो एक ऑटोमोबाइल पार्क डिक्लेयर कर दिया है, किसको कंसेशंस मिल रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। फिलहाल ये 6 स्टेट्स के लिए किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके इसको पूरे इंडिया में सारी स्टेट्स और सारी यूटीज के साथ जोड़ा जाएगा। तो आपने ये बताना है किसने इस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो स्टार्ट किया है। तो क्या आंसर है इसका? रामनाथ कोविंद जी हैं, नितिन गडकरी। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं तो आप बता दो फटाफट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है श्री पीयूष गोयल जी। आंसर क्या है? श्री पीयूष गोयल जी। आप देख सकते हो यहाँ पे श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने इस GIS पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, ये एक डेटाबेस जो है वो प्रोवाइड करेगा जो आपको बताएगा कि कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कहाँ पे क्लस्टर्स हैं जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो लगाई जा सकती हैं। इसका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए ये आपके पास एक ही पोर्टल है, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। और खास करके इसमें यह भी प्रोविजन रखा गया कि सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा दिसंबर 2020 तक। मतलब अगर स्पेसिफिकली किसी स्टेट ने अपना इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया हुआ है तो वो इस ई पोर्टल पे डालें ताकि लोगों को आसानी से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। इसी से मिलता जुलता जो है वो पहले एक न्यूज़ आया था हमारे पास, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिन्होंने स्मॉल ट्रेडर्स और बिजनेसमैन थे उनके लिए ये लॉन्च किया था कि आप भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो जुड़ सकते हो एक दूसरे के साथ। कौन से कैंपेन के अंदर? दैट इज भारत मार्केट कैंपेन के थ्रू। तो ये एक इनिशिएटिव था, सिर्फ आपने याद रखना है भारत मार्केट वर्ड जो है वो किसके लिए था? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के लिए था। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और साथ में आपने याद रखना है दोस्तों कि इस बार हमें 300 लाइक्स चाहिए। 300 लाइक्स, बिकॉज अगर हमें ग्रो करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आपको देने होंगे, तभी हम कुछ अच्छा आपके लिए लेके आ सकते हैं। और ये वीडियोस ऐसे ही रहेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती रहेंगी, लेकिन अगर 300 लाइक्स दोगे तो हम और भी बेटर चीज़ें आपके लिए लेके आ सकते हैं। लाइक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। तो हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, AIFC, इसका मतलब क्या है? पहले तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेज साइंस पैक्ट, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री, किस कंट्री के साथ उन्होंने पैक्ट साइन किया है जो कि फुटबॉल कोचेज से रिलेटेड है। और ये पैक्ट क्यों साइन किया गया? ताकि दोनों कंट्रीज में फुटबॉल को डेवलप किया जा सके। मतलब आपने ये बताना है कि किस कंट्रीज की फुटबॉल कोचेज एसोसिएशन के साथ हमारी कंट्री की फुटबॉल कोचेज एसोसिएशन ने टाई अप किया है। सिंपल 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, फटाफट आंसर बताओगे मुझे। 5 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ, आंसर आ जाना चाहिए 5 सेकंड के अंदर अंदर। और आंसर हमारे पास क्या है? आंसर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। यू कैन सी, आप पिक्चर के अंदर देखो यहाँ पे, AIFC दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेज, ये फुटबॉल कोचेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई अप हुआ है। मेन मकसद यही है कि क्या करना है आपने, फुटबॉल के लेवल को ऊपर लेके जाना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में। और साथ ही साथ इसमें एक और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कोचेज़ को हम बढ़ावा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कोचेज़ को हायर कर सकें, तो इस प्रोग्राम का जो है वो इनिशिएटिव सक्सेसफुल होगा।
इससे मिलती जुलती न्यूज़ जो इससे रिलेटेड थी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, आपको पता ही है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके कौन से हैं, किरण रिजिजू, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास। इन्होंने एक कोचिज को डेवलप करने के लिए, लाइक कोई भी खेल से अगर कोई कोच है, मतलब कोई भी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उनको डेवलप करने के लिए 25 दिन का खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें क्या था कि जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको जो है वो सारे कोचिज के साथ खेलने का मौका मिलेगा पूरे इंडिया में से, ताकि वो जो है वो बेटर स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकें। तो इसीलिए जो इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था किरण रिजिजू जी के द्वारा, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स का। आप देख सकते हो एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस, जनरल सेक्रेटरी, याद रखने की जरूरत नहीं आपको, इंपॉर्टेंट नहीं, और बहुत से क्वेश्चन है जनरल सेक्रेटरी से रिलेटेड। हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हो कि कहाँ पे है, मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एरिक्सन पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू मैप इंटरनेट कनेक्टिविटी लैंडस्केप फॉर स्कूल्स इन 35 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2023। इसका मतलब क्या है कि एरिक्सन, जो कि एक स्वीडन की कंपनी है, उन्होंने टाई अप किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड कर सके सारे स्कूल्स में, खास करके जो 35 कंट्रीज हैं जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही डाउन कंट्रीज हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, खास करके कोविड-19 के कारण इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी उनकी ख़त्म हो चुकी है और उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो उन तक जो है वो ये पहुंचाना है, ताकि एजुकेशन या कोई भी चीज़ उनको चाहिए तो वो उसमें लैक ना करें। तो आपने बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये किया है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फटाफट आंसर आप बताओगे 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो आपका टाइम पीरियड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फटाफट आप मुझे आंसर बता दो क्या होगा। हाँ जी, आंसर इसका बहुत ही सिंपल है। आंसर क्या है इसका? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। बाकियों के हेडक्वार्टर भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ यूनिसेफ का भी आपको बताऊंगा। पहले एक बार आप न्यूज़ देख लो कि यूनिसेफ और एरिक्सन ने जो है वो ये पैक्ट साइन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों प्रोवाइड किया, ताकि डिजिटल लर्निंग को जो है वो बढ़ावा मिल सके। ये एक इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव, गिगा इनिशिएटिव के नाम से फेमस है। मेरा गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन जो है वो आईबीपीएस में आ सकता है कि गिगा इनिशिएटिव जो है वो क्या है, किससे जुड़ा हुआ है। तो आपने सिंपली बताना है कि डिजिटल लर्निंग के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। या ये पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया, यूनिसेफ ने लॉन्च किया था, ताकि हर स्कूल या उसके आसपास के एरिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो होना चाहिए, ताकि कभी भी उनको जो है वो इस इंटरनेट सिस्टम के अंदर लैक ना आए, ताकि वो डिजिटल लर्निंग का कोई भी प्रोसेस जो है वो उनसे ना छूटे। तो मेन फोकस क्या है कि सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। रिसेंटली रिलेटेड इससे न्यूज़ थी कि यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, दैट इज किरण रिजिजू जी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था युवा। युवा मतलब क्या हो गया? यंग जनरेशन। हिंदी में नाम क्या होगा? युवा। कि 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर जो कि अपने आप जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ा जाएगा, ताकि वो क्या कर सकें, आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ सकें और अपने आप को जो है वो और भी बेहतर बना सकें। मतलब उनके स्टार्टअप आइडियाज़ उनको लेके ये सारी चीज़ें जो है वो उनको बताई जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सेल्फ रिलायंट जो है वो बन सकें। नाउ अब आते हैं हम हेडक्वार्टर्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी ऑप्शंस को अपने हेडक्वार्टर के बेसिस पे देखना है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा है। तो मैंने बताया था जो भी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है और ओ पे ख़त्म हो रही है, और खास करके वो 3 लेटर का वर्ड है, तो उसका हेडक्वार्टर क्या होगा? जिनेवा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस तरह से सॉल्व उसको कर सकते हो, अदरवाइज आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको पूरी तरह से वैसे ही करो। अगर आपको पता है, नहीं पता, आंसर आपको चाहिए, तो इस तरह से आप तुक्का लगा सकते हो। 90% चांस है कि आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ अगला। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर याद रखना है आपने, कौन है? हेनरीटा, हेनरीटा हॉल्समैन 4, लेकिन आप ओनली हेनरीटा के नाम से भी याद कर सकते हो। हमने ऑप्शन टिक करना है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट कोविड-19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर। अभी एक आपने देखा वो भी एजुकेशन से खास करके रिलेटेड था, लेकिन वो ओवरऑल डिजिटल लर्निंग के लिए था। लेकिन ये रिपोर्ट बेसिकली किसके बारे में बताती है कि कोविड-19 के कारण मैक्सिमम स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हैं और बच्चों को एजुकेशन एक्चुअल में नहीं मिल रही है। और इनका मानना है इस रिपोर्ट के अंदर कि 1/3 चिल्ड्रन जो है वो स्कूल्स में नहीं जा पा रहे और ना ही उनको डिजिटल लर्निंग मिल रही है। स्कूल तो जा ही नहीं सकते कोविड-19 के कारण, और डिजिटल लर्निंग भी जो है वो उनको नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम आ रही है। और वो लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो उनकी लाइफ के साथ जो वो जुड़ चुका है। खास करके जो साउथ एशिया के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो ग्रुप है
वो कौन सा है, साउथ एशिया का है, जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो आप देखोगे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, और साथ ही साथ आप देखोगे उसमें कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, ये सारी कंट्रीज जो है वो किस में आती हैं, साउथ एशिया में। तो इनमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपने बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, फटाफट आंसर बताओ। फिर से हेडक्वार्टर्स मैं इनके बताऊंगा, ताकि हर रोज आप 4 से 5 हेडक्वार्टर जो वो सीख के जाओ। ये मेरा प्रोसेस रहेगा आपको रोज की लर्निंग के अंदर। तो आंसर क्या होगा आपका, टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है अभी, और 5 सेकंड जो है वो ख़त्म भी हो रहे हैं, और आंसर आपका आ जाना चाहिए। और आंसर क्या है इसका, यूनेस्को आंसर नहीं है भाई। मैक्सिमम लोगों ने यूनेस्को सोचा होगा, लेकिन आंसर यूनिसेफ ही है इसका। मतलब हमने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला साथ ही साथ, ताकि आपको पता लग जाए कि यूनिसेफ के इनिशिएटिव्स हैं ये, डिजिटल लर्निंग के, स्कूल लर्निंग के, ताकि आपको याद रहे यूनिसेफ जो है वो क्या होगा आंसर। ज़्यादातर बच्चे सोच के ये लगा देते हैं कि ये एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर से रिलेटेड है, इसीलिए जो है वो ये होगा। नहीं, यूनेस्को गलत है, यूनिसेफ आंसर है इसका। और आप देखो यहाँ पे पिक्चर के अंदर, ए थर्ड ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन मिस्ड रिमोट लर्निंग, मिल ही नहीं रही उनको एजुकेशन। तो ये एक इनकी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, थर्ड मतलब ऑलमोस्ट 463 मिलियन जो लोग हैं उनको रिमोट लर्निंग जो है वो नहीं प्रोवाइड हो रही, स्कूल बंद हैं, और इवन उनको जो है वो कोई भी टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पे है ही नहीं। तो उनको डिलीवर करनी है चीज़ें, ये टारगेट है। और ख़ास करके मैंने बताया साउथ एशिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और 2 रिपोर्ट्स जो हैं यूनिसेफ ने और रिप्रेजेंट की थी, वो भी आप देख सकते हो। एक रिपोर्ट का नाम था ए न्यू एरा फॉर गर्ल्स टेकिंग स्टॉक ऑन 25 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि आज भी वुमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। आज भी वो वायलेंस को, डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। इवन 70% ट्रैफिकिंग भी जो है वुमेन की होती है, मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग जो है वुमेन की होती है, खरीद फरोख्त जो है वो वुमेन की होती है। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। तो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आप इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की थी, वो किससे रिलेटेड थी, पुअर बच्चों से रिलेटेड, लाकि पॉवर्टी से रिलेटेड, कि कोविड-19 के कारण ऑलमोस्ट जिन कंट्रीज़ में पॉवर्टी कम हो रही थी, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ में पॉवर्टी कम हो रही थी, तो सारी कंट्रीज़ में पॉवर्टी दोबारा से क्या होनी स्टार्ट हो गई, बढ़ने स्टार्ट हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट। मैक्सिमम लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के आसपास थे, वो अब जो है वो क्या आ जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया हुआ है। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड, और डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड, और साथ में एजुकेशन लर्निंग से रिलेटेड, वो भी ऑनलाइन। तो ये सारी रिपोर्ट्स किसकी हैं, यूनिसेफ की हैं। याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी यूनिसेफ। नेक्स्ट आ जाओ अगला, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 5th ब्रिक्स इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ये तो क्लियर है कि वर्चुअली होगी भाई, क्योंकि कोविड के कारण जा तो सकते ही नहीं। तो इसका मतलब 5th ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज का एक ग्रुप, उनकी 5th मीटिंग हुई है। इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, इसका मतलब जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज होंगे वहीं इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, मतलब इसको एड्रेस करेंगे। तो आप बताओगे कौन है वो, श्री सोम प्रकाश जी हैं, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री हरदीप पुरी हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो इसका मतलब रामनाथ कोविंद जी तो करेंगे नहीं, लेकिन बाकी जो तीनों मिनिस्टर्स हैं ये सारे के सारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो आंसर क्या होगा फिर, तो मैक्सिमम लोग मुझे पता है आंसर क्या लगाओगे, पीयूष जी लगाओगे, लेकिन पीयूष जी आंसर गलत है। आंसर क्या है, श्री सोम प्रकाश जी, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडस्ट्रीज के हैं, उन्होंने इसको जो है करेक्ट किया है। तो मैं ऑप्शंस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्या आंसर है। तो सोम प्रकाश जी जो है वो इसका क्या है, आंसर है। आप देख सकते हो सोम प्रकाश जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये ब्रिक्स नेशन की मीटिंग को यहाँ पे देख रहे हैं। और ये मीटिंग का मेन एजेंडा क्या था, कि इस मीटिंग के अंदर ये बात करना चाहते थे कि 5G टेक्नोलॉजी, जो कि नई टेक्नोलॉजी हुआवे कंपनी के द्वारा जो है वो इसको स्टार्ट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल इंटरनेट जो है वो ब्रिक्स कंट्री, मतलब ये 5 कंट्रीज आपस में क्या करें, इसको कॉपरेट करें और इसको बढ़ाएं। खास करके चाइना ने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि हमने 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि चाइना इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सक्षम है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव इसमें स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है, ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं। जिस प्रोग्राम का इन्होंने नाम क्या रखा है, पार्ट NIR। ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं पार्ट NIR किसका इनिशिएटिव है या इसका मतलब क्या है। तो पार्ट मतलब पार्टी, दैट इज द पार्टनरशिप, NIR स्टैंड्स फॉर द न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका हिस्सा बनना चाहा है, मतलब इनके साथ पैक्ट साइन किया कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश करने में। तो ये था ब्रिक्स के बारे में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये ग्रुप जो है वो ब्रिक की था, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या थी,
कि ब्रिक्स बैंक है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने $1 बिलियन इंडिया को दिया है कोविड-19 के लड़ने के लिए, जिसको कहा गया इमरजेंसी असिस्टेंस पर्सनल लोन। एक ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, जिसको एस सुब्रमण्यम मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने अटेंड किया था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं। तो उसकी चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास थी? रशिया के पास थी। ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है ब्रिक्स की, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्रियल, क्योंकि उसमें फाइनेंस से रिलेटेड पैसा आता है, तो इसीलिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि 2020 की ब्रिक्स आपको पूछ सकते हैं किसने चेयर की, तो काफी बच्चों के दिमाग में जाता है कि इस बार तो कोरोना ही था तो कैसे होगा। भाई वर्चुअली भी तो आप मतलब उसको लीड कर सकते हो ना, तो लीड करने वाली कंट्री कौन सी 2020 में? दैट इज रशिया। तो याद रखोगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड, हाँ जी, तो वो ऑप्शंस गलत थी, हमने ऑप्शंस को चेंज कर दिया है। तो अब देखो अब इस क्वेश्चन को कि विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी? इशू करेगी। चार ऑप्शंस आपके पास, मैं ऑप्शंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरी राइटिंग है, ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन इसलिए समझा दूं आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये मैंने बताया ऑप्शंस, लेकिन सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझो कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो ये पिक्चर को ध्यान से देखो, ये दो पार्ट हैं इस पिक्चर के, आप इसको स्प्लिट करके देखोगे। जो ये पहला पार्ट देख रहे हो, इसमें जो है वो इकोनॉमी में पैसा जाएगा, मतलब मनी क्या होगी इसमें? इन्फ्यूज होगी। क्या होगी? इन्फ्यूज होगी। इसमें मनी जो है वो क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी। जब अब्जॉर्ब होगी तो लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर कम हो गया पैसा तो इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। लोग मार्केट से चीजें नहीं खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में चीजों की डिमांड जब कम होगी तो प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? कंट्रोल। लेकिन ये होता कैसे है, ये हमने देखना है। देखो, अगर सेंट्रल बैंक जो है वो बॉन्ड को खरीद रहा है, क्योंकि हमने सेल और परचेज दोनों की बात की है, अगर खरीद कर रहा है मतलब अगर परचेज कर रहा है यहां पे, तो क्या होगा? अगर परचेज करेगा तो बॉन्ड तो बैंक के पास आ जाएंगे, आरबीआई के पास आ जाएंगे, लेकिन पैसा किसके पास चला गया? आप कहोगे सर बैंक्स के पास चला गया, क्योंकि बैंक से खरीदे उन्होंने बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर बैंक के पास पैसा आ गया तो बैंक आगे किसको देगा? बैंक ने पैसा क्या करना है? वो तो आगे लैंड ही करेगा। अगर लैंड करेगा तो ठीक है भाई, पैसा किसके पास जाएगा? इंडिविजुअल के पास जाएगा, कंपनीज के पास जाएगा, हमारे पास आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें पैसा देने के लिए उसको इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा? बैंक को कम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लेंगे, अदरवाइज तो बैंक अपना काम कर ही रहा था। लेकिन बैंक को लालच देने के लिए कि बैंक के पास पैसा बढ़ गया है, तो वो आगे इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा? कम कर देगा। तो हम ज्यादा लोन लोग पहुंच जाएंगे वहां लोन लेने के लिए। इसका मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या होगी? बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा। लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो इसका मतलब मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी तो प्राइजेस क्या होंगे? चीजों के बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या होगी? ग्रोथ भी होगी। तो आजकल सिचुएशन कैसी है कि मार्केट में पैसा नहीं है, तो डालने के लिए आरबीआई क्या करेगा? इसको क्या करेगा? बॉन्ड्स को परचेज ज्यादा करेगा, सेल क्या करेगा? कम। क्योंकि सेल का क्या होता है कि जब सेल करेगा बॉन्ड तो इसका मतलब बैंक खरीदेंगे उससे। तो बैंक, क्योंकि हम तो आरबीआई से सीधा खरीद नहीं सकते, तो बैंक ही जो है वो आरबीआई से खरीदेंगे। जब आरबीआई से खरीदेंगे तो बैंक पैसा किसको देगा? आरबीआई को। बॉन्ड किसके पास आ जाएंगे? कमर्शियल बैंक्स के पास आ जाएंगे। अब जब बैंक के पास पैसा कम हो गया, बॉन्ड आ गए हैं, तो ये बैंक आगे बॉन्ड को इशू कर देंगे। तो हम बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो पैसा किसके पास चला गया? बैंक्स के पास। बैंक का पैसा आरबीआई के पास। आरबीआई हमें पैसा सीधा दे नहीं सकती। अब हम बॉन्ड से मार्केट से कुछ खरीद नहीं सकते। अब बॉन्ड लेके मार्केट में कोई आप सब्जी तो ले नहीं सकते। इसका मतलब जब आपके पास बॉन्ड आ गया तो आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी, मार्केट में कुछ खरीदने की क्षमता, वो क्या हो गई? कम हो गई। डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। प्राइजेस क्या हो गए? कम हो गए। तो मनी को अगर अब्जॉर्ब करना है, मतलब मनी को अब्जॉर्ब करके कौन ले गया? आरबीआई ले गया। तो उसके लिए प्रोसेस यूज करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसमें आरबीआई बॉन्ड्स को क्या करता है? सेल करता है। बॉन्ड्स को क्या करता है? सेल करता है, ताकि जब बॉन्ड्स को सेल करेगा तो मार्केट का पैसा कहां पे आ जाए? जो आरबीआई के पास आ जाए, तो मनी अब्जॉर्ब होगी। जब मनी को जो है वो भेजना है मार्केट में, तो वो बॉन्ड को क्या करेगा? खरीदेगा, और पैसा कहां भेजेगा? मार्केट में। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ आप। बिल्कुल। तो आंसर बता दो मुझे, क्या होगा? कौन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकता है? मैंने बता ही दिया, सेंट्रल बैंक कर सकता है, तो आंसर क्या होगा? आरबीआई।
तो क्लियर आंसर है, इसको याद रखना आपने। आरबीआई जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10-10 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट में वो करेगा, 10-10 हज़ार करोड़ की, एक 27 अगस्त को करेगा, एक 3 सितंबर को, ताकि लिक्विडिटी मार्केट में जो है, मतलब पैसा जो है वो मार्केट में बना रहे। इसमें जो मेच्योरिटी होगी बॉन्ड्स की वो 2024 से लेकर 2032 तक हो सकती है। इट डिपेंड्स कि 2024 है, 2026 है, 28 है, वो 4 तरह से वो इशू करेगा, जिसके इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच बैंक अनाउंस्ड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अडोब टू इनहेंस द डिजिटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स कस्टमर्स। जब भी किसी बैंक का किसी ऐसी कंपनी के साथ टाई अप होता है जो कि आईटी कंपनी है, तो उसका मेन मतलब पर्पस यही होता है कि वो क्या प्रोवाइड कर सके, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, वो एक बेटर सर्विस दे सके ऑनलाइन, ताकि बैंक जो है वो क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन जुड़ सके। इसीलिए जो है वो बैंक को क्या होगा, फायदा होगा। तो आपने बताना है वो कौन सा बैंक है जो एडोब के साथ जुड़ा है इसी काम के लिए, ताकि अपने कस्टमर्स को डिजिटल एक्सपीरियंस दे सके। तो एसबीआई, तो बताओ भाई फटाफट क्या आंसर होगा। एसबीआई, पीएनबी, ओबीसी, एचडीएफसी, फिर से मैं ऑप्शन रिपीट कर गया, लेकिन बताओ मुझे क्या आंसर होगा। हाँ जी, फटाफट आंसर बताओगे, 5 सेकंड का टाइम पीरियड आपका खत्म हो रहा है, और इसका आंसर आपके पास आ गया है। और आंसर क्या है इसका, एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक ने एडोब के साथ ये टाई अप किया है ताकि उनकी हेल्प करें वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ जुड़ सके, पर्सनलाइज डिजिटल एक्सपीरियंस दे सके लोगों को। और ऑलरेडी है एचडीएफसी के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसको और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये टाई अप जो है वो किया है, ताकि उनके साथ नए कस्टमर जुड़ सके और कहीं पे भी जुड़ सकें और किसी भी काम के लिए जो वो जुड़ सकें, तो कोई प्रॉब्लम ना है उनको। एच डी एफ सी को ये एडोब जो है वो डाटा भी कलेक्ट देगा जो भी कस्टमर्स होंगे, और उसके थ्रू एच डी एफ सी जो है वो उनको कॉन्टैक्ट करेगा ईमेल, मोबाइल या ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है वो पिछले महीने में क्या थी कि हुंडई मोटर ने भी एचडीएफसी के साथ टाई अप किया था कि जो भी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी उसमें लोन जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, एचडीएफ, जिसको किस नाम से स्टार्ट किया गया था, क्लिक टू बाय के नाम से। एक और न्यूज़ आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, खास करके जो झारखंड का एग्जाम देंगे, तो झारखंड गवर्नमेंट ने एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप किया था। क्यों किया था? बिकॉज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर आप जैसे रेड लाइट को क्रॉस करते हो तो वो चलान काट देगा आपका, जब चलान काटेगा तो आपको चलान की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, एचडीएफसी बैंक की ऐप से जो है वो क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो ये टाई अप किया है कि जो भी पेनल्टीज हैं, जो भी पैसा आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देना है, वो आप एचडीएफसी बैंक के थ्रू दे सकते हो। ये कौन सी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है? झारखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो बहुत सी फेमस फेमस सी माइंस झारखंड में है भाई, बता दो मुझे कौन कौन सी है। एक फेमस माइन मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप कमेंट में बताओगे मुझे। जादू गुड़ा माइन, ये पूछ लेते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जादूगुड़ा माइंस यूरेनियम माइन है झारखंड के अंदर। और भी बहुत सी हैं, लाइक नरवा पहाड़ माइन है, वो भी यूरेनियम से रिलेटेड है। ठीक है, तुरामुदी माइंस है, लेकिन आपने जादूगुड़ा जो है वो उसको क्या रखना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स बहुत हैं झारखंड में, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द मिनरल्स, 40% मिनरल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं पूरे इंडिया के? दैट इज झारखंड में पाए जाते हैं। यही मेन स्टेट है, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज लॉन्च स्मार्ट असिस्ट, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी सर्विस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? यस, आपने बताना है कि एक नया जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है स्मार्ट असिस्ट, वो किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इशू किया गया है, जो कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहली बार किया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये क्या है कि एक स्क्रीन शेयरिंग बेसिकली व्यवस्था की गई है कि स्क्रीन शेयर करके कस्टमर केयर जो है वो उस आप कह सकते हो जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसके साथ जुड़ सकता है, और वो अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे बता सकते हैं, कोई नए प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि फिजिकल तो आप मिल नहीं पाओगे इस टाइम पीरियड पे कोविड के कारण। तो इससे अच्छा फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के लिए आप इस स्मार्ट असिस्ट टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है किसी इंश्योरेंस कंपनी में जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के लिए इस तरह का जो सर्विस जो है वो यूज़ किया गया। तो आपने बताना है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर बताएंगे। क्या आंसर है? टाइम पीरियड आपका खत्म होने वाला है, और आपका टाइम पीरियड हो गया खत्म। और आंसर आपके पास क्या है? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसने स्टार्ट किया बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, स्मार्ट असिस्ट उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया है, ताकि ऑनलाइन ही जो है वो आप स्क्रीन शेयरिंग फीचर के थ्रू जो है वो कंपनी आपको रियल टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग मतलब रियल टाइम पे ही होगा वो तो इसीलिए जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी टाइम पीरियड पे खरीद सकते हो, रियल टाइम के बेसिस पे आप उसको पूछ सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम डिजिटल यूजर्स के द्वारा जो है वो ये किया है, फेस टू फेस मीटिंग्स बाय एनी इंश्योरेंस कंपनी, तो ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक।
इससे एक रिलेटेड न्यूज़ थी कि इंडियन बैंक ने कोरोना से रिलेटेड 5 तरह के स्पेशल इमरजेंसी लोन्स जो है वो निकाले थे। वो उनके नाम अगर आप याद रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। जिसके आगे भी आईएनडी लगा होगा बाय डिफॉल्ट वो इंडियन बैंक के द्वारा स्टार्ट किए गए। एक के आगे आईएनडी नहीं लगा हुआ, उस लोन का नाम क्या है? दैट इज कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं। कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, बस ये याद रखना है, इंडियन बैंक ने कोविड से रिलेटेड कुछ इमरजेंसी लोन जो है वो स्टार्ट किए। नेक्स्ट न्यूज़ है, विच कंपनी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद REE ऑटोमोबाइल, दैट इज द ऑटोमोटिव कंपनी है इसराइल की, टू एक्सप्लोर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स फॉर द ग्लोबल मार्केट। मतलब REE ऑटोमोटिव ने ये टाई अप किया है किस कंपनी के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कमर्शियल मार्केट में उतार सके और ग्लोबल मार्केट की नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का जो टारगेट है वो अचीव करना चाहती है REE ऑटोमोटिव। ये एक स्टार्टअप है इसराइल का। तो आप मुझे बताओगे कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी के साथ उनका टाई अप हुआ है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, आंसर क्या होगा फटाफट बताओगे। और आपका टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म होने वाला है, 5 सेकंड ओवर हो गए हैं। और आंसर क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। यस, महिंद्रा और महिंद्रा ये चाहती है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में आगे आ जाए, और ये REE जो है वो इलेक्ट्रिक पैनल के बेस पे इसको जो है वो बनाना चाहता है। और ये क्या प्रोवाइड करेंगे? REE इंटेग्रेटेड विद द डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सोर्सिंग, इकोसिस्टम एंड प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ महिंद्रा। ये मतलब यूज़ करेंगे महिंद्रा का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सोर्सिंग, इकोसिस्टम, एवरीथिंग दैट इज़ ओन्ड बाय महिंद्रा, दैट इज़ यूज्ड बाय महिंद्रा, सारी की सारी चीज़ें जो है वो यूज़ की जाएंगी। और महिंद्रा क्यों ऐसा कर रहे हैं? महिंद्रा चाहता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में उतरे और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में उसकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़े। तो महिंद्रा की ग्लोबल प्रेजेंस का फ़ायदा कौन उठाएगा? REE जो है फ़ायदा उठाएगी। तो REE बस इतना कि याद रखना, इसराइल की कंपनी है। महिंद्रा महिंद्रा का सब कुछ याद करना पड़ेगा। चेयरमैन आपको पता है आनंद महिंद्रा हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पवन गोयंका जी हैं। हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। याद रखना आपने इस चीज़ को। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मंथ, आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मंथ, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर लिटरेरी फिक्शन बुक द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ना बुक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आपको पेपर में नाम पूछा जा सकता है, बुक का नाम बता दो। शाम का डिस्कम्फर्ट क्या है? दैट इज द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आपको याद रहेगा, अदरवाइज इसका मीनिंग ये नहीं है। चलो, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। ये मतलब ओनली बुकर प्राइज नहीं है, दी बुकर प्राइज नहीं है, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जनरली कोई और लैंग्वेज बुक को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है और यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया जाता है, तब वो एलिजिबल होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज फिक्शन के अंदर ये प्राइज किसको दिया गया है? 2020 का। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, फटाफट आंसर मुझे बता दो कौन है इसका आंसर। हाँ जी, 5 सेकंड का आपको टाइम पीरियड खत्म हो गया है आपका जो दिया हुआ था। आंसर है इसका, दैट इज द मैरिके ल्यूकस रेजनीवेल्ड। आंसर क्या है? मैरिके ल्यूकस रेजनीवेल्ड। अपने आंसर जो है वो याद रखना है, मैरिके ल्यूकस नाम से। ये डच है, मतलब ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। आप देख सकते हो बुक का कवर पेज, द डिसकम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, मैरिके ल्यूकस रेजनीवेल्ड। और ये यंगेस्ट ऑथर हैं, ये एक नया क्वेश्चन है, द यंगेस्ट ऑथर टू विन द प्राइज एट द एज ऑफ 29। सिर्फ 29 साल की हैं और इन्होंने इस नॉवल को लिखा है। और इवन ये पहले जो है वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसको जो है वो ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। किसने ट्रांसलेट किया? दैट इज द मिशेल हचिसन ने इसको क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो कोई एग्जामिनर अगर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस अवार्ड के बारे में जानता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि उनके साथ और कौन सी लेडी थी जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। दैट वाज द मिशेल हचिसन। और ये प्राइस जो है वो दोनों को दिया गया है बेसिकली मॉनिटरी बेसिस पे, मतलब फाइनेंशियल बेसिस पे। 50,000 पाउंड जो हैं वो दोनों आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो कब दिया जाता है? जो एक बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाए और पब्लिश की जाए यूके और आयरलैंड में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और याद रखना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक अलग चीज़ है, मेन बुकर प्राइज जो है वो अलग होगा, वो आगे अक्टूबर नवंबर में दिया जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो आपको पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पिक्चर, मतलब पिक्चर से आप सीखोगे इसको। DRDO के जो प्रोफेसर हैं, दैट इज द V रामागोपाल राव, उनको हेड बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पैनल के अंदर, जो कि ये तैयारी करेगा कि DRDO की लैब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है या उसमें कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। V रामागोपाल जो राव हैं वो IIT दिल्ली के डायरेक्टर भी हैं। तो आप याद रख सकते हो एक दो चीज़ें इसके अंदर।
नेक्स्ट अगेन एक न्यूज़ जो है वो आप इससे सीखोगे, दो तीन न्यूज़ जो है पिक्चर से सीखनी है आपने। उसमें से दूसरी न्यूज़ है कि आईआईटी एलुमनाई काउंसिल टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर। ये एक टाई अप हुआ है रशिया के साथ कि जो आईआईटी दिल्ली की एलुमनाई है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड कंप्यूटर बनाएंगे। और ये पैक्ट जो है वो किसके साथ हुआ है? रशिया के साथ साइन हुआ है। किसके साथ साइन हुआ है भाई? रशिया के साथ इसको साइन किया गया है। रशिया की जो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, इट मीन्स दैट इज द लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। नो नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि आपने जो है वो टाई अप किया है रशिया के साथ, और आईआईटी दिल्ली ने जो है बेसिकली ये टाई अप जो है वो किया है। आईआईटी दिल्ली की जो एलुमनाई है उन्होंने इसको साइन किया है, तो इस बात को आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, DGNCC ट्रेनिंग अब ऑनलाइन की जाएगी, ये आप इस पिक्चर से सीखोगे कि एक नई ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, क्योंकि जो हमारे पास नेशनल कैडेट क्रॉप्स हैं, मतलब एनसीसी के विद्यार्थी हैं, वो बेसिकली अब कोविड के कारण कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब राजनाथ जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि इनकी ट्रेनिंग अब क्या होगी? ऑनलाइन होगी। एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है? DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप। इसके थ्रू सारी की सारी ट्रेनिंग अब प्रोवाइड की जाएगी, वो चाहे सिलेबस से रिलेटेड है, चाहे वो ट्रेनिंग वीडियोस हैं, या कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछना है, क्योंकि क्वेरी की ऑप्शन भी जो है इसमें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हो वो भी आप जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हो। तो अब उनकी कोचिंग में कोई भी जो है या उनकी ट्रेनिंग में कोई भी तरह की जो है वो बाधा नहीं आएगी। इस ऐप के थ्रू एनसीसी की ट्रेनिंग जो है वो पूरी की जाएगी। एनसीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट फिर से एक पिक्चर से आप देखोगे, ये है, आपने अगर क्रिकेट के लवर हैं तो आप देख सकते हो, कैमरून वाइट हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अब ये क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वो अपना संन्यास जो है वो ऐलान कर चुके हैं। नेक्स्ट अगेन आपने पिक्चर से देखना है इस न्यूज़ को, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें डिटेल में है कि कंप्यूटर पायनियर अर्नोल्ड स्पिलबर्ग पास्ट अवे, इनका देहांत हो गया है। आपने स्टीव स्पिलबर्ग का नाम सुना होगा, वो इनके बेटे हैं। तो अब इनका देहांत हो गया, इनकी आयु 103 वर्ष की थी। लेकिन जो है कंप्यूटर पायनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक 225 मेन फ्रेम का कंप्यूटर जो है वो तैयार किया था, किसके साथ मिलके? चार्ल्स प्रॉप्स्टर के साथ मिलके इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। ये कंप्यूटर इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कंप्यूटर के साथ जो है वो रिसर्चर को हेल्प मिली थी कि उन्होंने एक लैंग्वेज जो है वो बनाई थी, जिस लैंग्वेज का नाम क्या है? बेसिक। तो इसीलिए जो है वो इनका नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये फादर है, मैं पहले बता चुका हूँ, स्टीवन स्पिलबर्ग के, और अर्नल्ड स्पिलबर्ग इनका नाम है जिनका देहांत हो गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना स्टीवन स्पिलबर्ग और अर्नल्ड स्पिलबर्ग में। तो एस से याद कर सकते हो, ये मतलब बेटे हैं। AS से याद कर सकते हो, इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट अगेन पिक्चर से आप देखोगे कि एक बुक जो है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटीज चैलेंज नाम से एक बुक जो है वो प्रकाशित की गई है। इस बुक को बेसिकली हम लिखा नहीं कह सकते, इस बुक को एडिट किया गया है। दो बंदे हैं, दैट इज रमनदीप संगू और मंजारी सिंह, इन्होंने इस बुक को एडिट किया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने इसको एडिट किया है, ये कौन से फील्ड मार्शल को ट्रिब्यूट देने के लिए इस बुक को लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वॉर के दौरान जो फील्ड मार्शल थे जिनको ट्रिब्यूट दिया गया है इस वॉर के अंदर लिख के, उनके बारे में एसेस जो हैं वो इसमें लिखे गए हैं, इसलिए एडिटेड वर्ड आया, नॉट रिटन। और ये आंसर क्या है आपका? फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी, उनके ऊपर ये बुक जो है वो लिखी गई है। बेसिकली 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के केवल एक फील्ड मार्शल वो कौन थे? मानेकशॉ। और उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में जो है वो हेल्प की थी। और ये बुक मैं पहले बता चुका हूँ, इन दोनों ने एडिट की है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस फील्ड जो मार्शल मानेकशॉ हैं, ये एसेस उनके बारे में लिखे हैं जो 2018-19 में आयोजित किए गए थे ऐसे कंपटीशन में। तो बेस्ट एसेस एंड अवार्ड विनिंग एसेस जो है वो उसमें कंपाइल किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च द फिटनेस कैंपेन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। क्योंकि आपने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो कोविड के कारण, घर में रहने के कारण काफ़ी कंफाइंड हो गए हैं, और साथ ही साथ आप कह सकते हो डिस्ट्रेस हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो उस चीज़ को बाहर निकलने के लिए स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टार्ट किया गया, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। तो कौन सी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया? चार ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर दोगे विद इन 5 सेकेंड्स। हाँ जी, चार ऑप्शंस में से एक आंसर तो करेक्ट है ही है, और आंसर आपके पास क्या है? दिल्ली। याद रखना है कौन सा आंसर करेक्ट है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी ने इसको कहा
हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के बेसिस पे हम जनरेशन को डेवलप करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि यूट्यूब पर एक वीडियो डाली जाएगी, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जाएगा, हर बुधवार जो है वो वीडियो डाली जाएगी, फिर उसको पूरे हफ्ते जो है उसके थ्रू ट्रेनिंग और फिटनेस जो है वो की जाएगी। और इससे रिलेटेड न्यूज़ थी कि एचआरडी मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था फिट है तो फिट है इंडिया, मतलब फिट है तो हिट है इंडिया। ये एक वेबिनार फंक्शन था और साथ ही साथ एक फिट इंडिया टॉक्स जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स के साथ की थी ताकि वो डिप्रेस ना हो किसी भी तरह से। और साथ ही साथ एचआरडी मिनिस्ट्री अगेन एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये लॉन्च किया गया था भारत पढ़े ऑनलाइन, ये कैंपेन था जिसमें ये लोगों से पूछा गया था कि किस तरह से हम ऑनलाइन कोचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये भारत पढ़े ऑनलाइन ये भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, और यहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप कर सकते हो, फिट है तो हिट है इंडिया। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ अगेन फ्रॉम पिक्चर। इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ वैसे जो है वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी, देखो अगर हमने कोई ऐप यूज़ करनी है तो हम मोबाइल से करेंगे। क्या आप सोच सकते हो कि किसी सर्विस सेंटर में जाके, जो सेंटर का सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाके आप उसको कहो कि इस ऐप से मुझे ये जो है वो सेवा प्रोवाइड कर दो, तो ये हो चुका है। तो अगर आप देखोगे ये एक जितने भी सर्विस सेंटर हैं सेंटर गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर केयर होगा उसको आप कहोगे कि उमंग ऐप से मुझे ये सर्विस जो है वो चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये अभी अभी लॉन्च किया गया है, यही न्यूज़ है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि उमंग ऐप के थ्रू जो है वो आप अब फिजिकली जाके सर्विस सेंटर में, जो कॉमन सर्विस सेंटर बने हुए हैं सेंटर गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे जाके आप कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हो जो उमंग ऐप के अंदर है। तो काफ़ी तरह की सर्विस हैं, जैसे पासपोर्ट सेवा है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ईपीएफओ की है, पेंशन सेवा है, यहाँ पे किसानों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी है किसी तरह की, वो आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब ये उनके लिए है जिनको मोबाइल जो है यूज़ नहीं करना आता, या जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं कि वो स्मार्टफोन ले सकें या ऐप को डाउनलोड कर सकें, या जिनको मोबाइल असेस करने में दिक्कत आती है, तो वो फिजिकली जाएंगे। इतने सेंटर ऑलरेडी हैं, 3.75 मतलब 3.75 लाख सेंटर जो हैं वो ऑलरेडी हैं, और इसकी कोई फीस नहीं है। ये एक मतलब खास पॉइंट है इसके अंदर। तो याद रखोगे उमंग ऐप को जो है वो अब फिजिकली भी जो है वो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, रेदर देन आप डिजिटली इसको यूज़ कर रहे थे। चलो, आपने फिजिकल से डिजिटल होते हुए जरूर देखा है, ये डिजिटल से फिजिकल है, एक नया इनिशिएटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। करंट अफेयर्स पीडीएफ जो अफेयर्स क्लाउड का ये वादा है कि ये आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट करेगा, और हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी करंट अफेयर उस दिन का खास तरह से ना छूटे। हमारी की पूरी रिसर्च टीम इसके ऊपर बहुत मेहनत करती है। तो आप देख ही रहे हो कि हम किस तरह से जो है वो एक एक करंट अफेयर्स को है कवर कर रहे हैं। इंग्लिश में भी आपको वीडियो मिल रहा है, हिंदी में भी मिल रहा है, लेकिन हमें जो है वो 300 लाइक्स चाहिए ताकि हम जो है वो क्या कर सकें, ग्रो कर सकें, और आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट जो है वो बना सकें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं हर रोज कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूँ। जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिनको रिप्लाई करना होता है, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ, जिन्होंने कुछ ना कुछ पूछा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।